नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के मॉडल पेपर का भाग 2। इससे पहले वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, ये सभी पहले वीडियो में हो चुके हैं 40 क्वेश्चन, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम अगले 40 क्वेश्चन देखेंगे। कुल 80 क्वेश्चन इस प्रकार हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास हैं। तो बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक एक प्रश्न की तैयारी करनी है, और हम ऐसे करके यहाँ पर हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे 2 और 3 अंक के, उसके बाद हम विस्तृत क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारे मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। 41वां क्वेश्चन है। 41वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि जिसमें झाग उठता है और जो मैल को निकाल देते हैं। इसमें सर्फ एक्सेल है, शैम्पू है, इजी सर्फ है, ये सभी के सभी जो है अपमार्जक के द्वारा बनाए जाते हैं। जितने भी डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, साबुन होती है, वो सभी अपमार्जक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। प्रश्न 42 है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में जो जिससे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस सौर सेल के समूह से, उसमें उपयोग किया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ये दोनों के गुण रखता है, चालक और कुचालक के, तो इसका उपयोग सौर सेल में किया जाता है। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो खाना बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता, ध्यान देंगे, तो नहीं होता है सीएनजी का। सीएनजी का प्रयोग नहीं होता, जबकि एलपीजी का हमें पता है प्रयोग होता है, बायोगैस का भी होता है, कोयला का भी होता है। इन तीनों का उपयोग जो है खाना बनाने में होता है, जबकि सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता। आगे प्रश्न 44 है, Cu+O2 = CuO है। इसमें बताना है कि यह किस प्रकार की समीकरण है और इससे क्या बन रहा है। तो इससे बनता है ऑक्सीकरण। ये क्या हो रहा है यहाँ पर इस समीकरण में, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसमें जो है बी वाला समीकरण संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पी बी, तीर के बाईं ओर पी बी का 1 है और इधर भी पी बी का 1 है। NO3 के यहाँ 2 हैं और यहाँ NO3 के 2 हैं। लेकिन O के हम देखें, अगर हम N के देखें तो 2 है, O के यहाँ 3 दूनी 6 हैं, जबकि यहाँ O के कितने हैं? केवल 2 हैं। और अगर हम इसको भी जोड़ें तो इतना हो जाता है। कुल मिलाकर ये समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलन के लिए हम देखते हैं तीर के बाईं ओर के परमाणुओं की संख्या और तीर के दाईं ओर की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, संख्याओं का योग बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 46 है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। हमने जो पीएच स्केल है उसको देखा है, जो 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से ऊपर जितने भी होते हैं वो सभी क्षारक होते हैं, और 7 से नीचे जो भी होते हैं वो सभी अम्ल होते हैं। 7 से ऊपर को बढ़ते जाएंगे तो इधर को बढ़ते जाएंगे, क्षारकता बढ़ती चली जाएगी, और नीचे को उतरते चले जाएंगे तो यहाँ पर अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार उदासीन विलयन कौन सा का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जल का पीएच मान 7 होता है, चूँकि जल भी उदासीन होता है। 47 है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण इसमें C है, CH3 COOH, ये जो है एक दुर्बल अम्ल है। शेष इससे प्रबल अम्ल हैं। 48 है, क्रायोलाइट अयस्क है। जो क्रायोलाइट अयस्क है यह एल्यूमिनियम का है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रायोलाइट अयस्क किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है।
तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इसको भी याद रखेंगे। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। सभी की परमाणु संख्या याद रखनी चाहिए। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC क्या है? तो जो फॉर्मिक अम्ल है इसका IUPAC है मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल। आगे क्वेश्चन संख्या 51 है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है C2H5OH। ये सूत्र जो है ये किसका है? मिथाइल अल्कोहल का। एल्काइन कौन है? तो एल्काइन कौन है? C2H2। ये क्या है? एल्काइन है। जब हम इसकी श्रृंखला में विस्तार से पढ़ेंगे तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। 53 है। चीनी का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र जो है वह B है C12H22O11। इस सूत्र को याद रखेंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र है और बहुत खास है, एग्जाम में आ जाता है। 54 वाला देखेंगे। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या क्या है? 3 है। कितनी संख्या है? 3 है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? ऐसे बीज जो अंकुरित बीज होते हैं। जब बीज अंकुरित हो जाते हैं तभी हम उनके श्वसन के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। मानव वर्कक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वर्कक जो है ये उत्सर्जन तंत्र है उसका एक हिस्सा है। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जो पौधों में जाइलम है वो पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, जबकि जो भोजन होता है उसके लिए फ्लोएम के द्वारा उसका परिवहन होता है। तो पानी को क्या है? जाइलम। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन चाहे तो मनुष्य करे चाहे कोई जीव जंतु और भी करे तो हमेशा CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो यह किया जाता है इथिलीन से। जो फल हैं उनको पकने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है? इथिलीन से। इथिलीन एक ऐसी गैस है जिससे फलों के पकने का कारक बनती है या फलों के न पकने का कारक बनती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो वह हिस्सा क्या कहलाता है? डेंड्राइट। क्या कहलाता है वह हिस्सा? डेंड्राइट। 61 है। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का जो हार्मोन है वह है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है ये आपातकाल का हार्मोन है जो आपातकाल के समय शरीर के काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ध्यान देंगे, अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो वह है चबाना। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जबकि उल्टी, अत्यधिक लाल निकलना और दिल की धड़कन ये सभी ऐच्छिक हैं, जबकि अनैच्छिक क्या है? चबाना। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो मानव में जो गर्भ की अवधि है वह 270 दिन है। कितनी है? 270 दिन, जिसको साधारणतः 9 माह बोलते हैं। अगर दिन की हम पूरी काउंटिंग करें तो वह होती है 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? जो गंगा एक्शन प्लान है वह 1985 में प्रारंभ हो गया था। कब हो गया था? 1985 में।
मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो ये यीस्ट में होता है। किसमें होता है? यीस्ट में, मुकुलन द्वारा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी बीमारी हैं? इसमें से जो टीबी है वह श्वसन से संबंधित, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है टीबी, ऐसी बीमारी है। बाकी डायरिया और निमोनिया ये दूसरी तरह की बीमारियां हैं, इनका श्वसन से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो किसका पाचन नहीं हो पाता, चाहे वो मांसाहारी जीव कोई भी हो, मनुष्य हो? सेलुलोज का जो है पाचन नहीं हो पाता, नहीं कर पाते। 68 क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन जो है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। भयानक बीमारी है ब्रेन हेमरेज। बीमारी क्या, बस मृत्यु है। आगे देखते हैं क्या हुआ। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण है कसकोटा। क्या है? कसकोटा। यह एक परजीवी पादप है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है आलिंदों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आलिंदों के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे हृदय के अंदर होते हैं। 71 है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वह है मुकुलन। क्या है? मुकुलन। जनन संचारित रोग है। तो जनन संचारित रोग कौन सा है? इसमें से ये सभी हैं। इसमें से सिफिलिस है, एड्स है और गोनोरिया है। ये सभी के सभी जनन संचारित यानी कि जन्म से ही होने वाले रोग हैं। एक मादा से एक उसके होने वाले बच्चे को होने वाले रोग हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? बाह्य दलपुंज इसको बोलते हैं। जो पुष्प के सबसे बाहर का भाग होता है उसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। 74 क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? वह होता है बी। ए में कौन सा होता है? बी एंटीबॉडी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो कौन नहीं नियंत्रित करता है? वह है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। 5-6% और बचे हैं, 4% बचे हैं। पादप वृद्धि हार्मोन है। तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? यह है जिब्रेनिन। क्या है? जिब्रेनिन। ये पादप वृद्धि हार्मोन है। हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित हमेशा होता है अंतःस्रावित ग्रंथियों से। कहाँ से होता है हार्मोन स्रावित? अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा, ग्रंथियों से। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो कितने जोड़े पाई जाती है? इसका उत्तर है 3 जोड़े। कितने जोड़े? 3 जोड़े जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख गुहा में। एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है? एंड्रोजेम मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन। अब लास्ट क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर पर किसने प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था मेंडल ने। मटर पर प्रयोग किसने किया? मेंडल ने। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप कर लेंगे
और इसके बाद हम जो मॉडल पेपर पढ़ेंगे, कुछ 1-2 मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद विस्तृत प्रश्न पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम पूरे विज्ञान के पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ठीक है, आप इसको कीजिए।